हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने अब मंत्रिमंडल विस्तार की चुनौती है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उसके मुताबिक शिंदे सेना को हर 3 विधायक पर 1 मंत्री पद मिल सकता है, जबकि बीजेपी में हर 4 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा। महाराष्ट्र में कुल 45 मंत्री बन सकते हैं। शिवसेना के 13 और बीजेपी के 25 मंत्री होंगे। बीजेपी का जोर नए चेहरों को मौका देने पर होगा। साथ ही निर्दलीय विधायकों को दोनों दल अपने कोटे से ही हिस्सा देंगे। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही इस पर अंतिम मोहर लगेगी। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की ही बात करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का महाभारत है फिलहाल थम चुका है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी घमासान जारी है। जब विश्वास मत हो रहा था तो 11 विधायक नहीं पहुंचे थे। उसके पहले विधान परिषद में 7 विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया था। और इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए नाना पटोले साहब है हमारे साथ, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। पटोले साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल है, जो 11 विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखो, हाईकमांड इस विषय पे बहुत सीरियस है और वो डिसिप्लिन एक्शन के मूड में है और जल्दी कार्रवाई करने की भूमिका उनकी है, ऐसा उनके बोलने के आधार पर मुझे ध्यान आया है। तो इतनी देरी क्यों हो रही है और इन विधायकों ने क्या कहा कि वो क्यों नहीं आ पाए कॉन्फिडेंस वोट में? क्या दलील थी उनकी? नहीं, वो इश्यू नहीं है। वो क्रॉस वोटिंग का जो प्रॉब्लम हुआ था उसके बारे में ज़्यादा सीरियस है और ये सब चीज़ें हैं कि वो डिसिप्लिन एक्शन में आती है और उसके बारे में हाईकमांड सीरियस है। इसका मतलब ये भी हुआ कि कांग्रेस के 11 विधायक हैं वो टूट सकते हैं। बीजेपी उनको अपने पाले में करना चाहती है ऑपरेशन कमल के तहत, आप यदि याद हो तो। नहीं, ऐसे कैसा है कि लोगों ने गलती कर भी लिया हो, उतना उनका हिम्मत नहीं है कि वो दूसरी तरफ जाए। लेकिन आखिरी पार्टी बोलो तो पार्टी में डिसिप्लिन होना ही चाहिए और डिसिप्लिन के बारे में हाईकमांड का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आप बार बार कह रहे हैं कि डिसिप्लिन एक्शन होगा, डिसिप्लिन एक्शन होगा, लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि कुछ लोग हैं पार्टी में आपके जो पार्टी तोड़ना चाहते हैं, वो कर्नाटक या मध्य प्रदेश की तरह इस्तीफा देके फिर दोबारा से दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। देखो, बाकी के राज्यों में क्या होता है पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे करने की किसी की हिम्मत नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब लोगों का मानस जो है कांग्रेस के फेवर में है और अब लोगों ने जो बीजेपी के हाथ में सत्ता देकर गलती कर ली है, ऐसा लोगों का कहना है। और इसलिए अभी कोई विधायक ये हिम्मत करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। एक बात बताइए नाना पटोले साहब, जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक क्यों नहीं हुई? यदि सुबह बैठक हो जाती तो सारे विधायक आ जाते, कोई बहाना नहीं बनाता कि ट्रैफिक में फंस गया। बराबर है, उस दिन हमारे प्रभारी भी वहाँ पर थे और ये उस दिन बैठक नहीं बुलाई गई थी और उस दिन थोड़ा ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम हुआ था और सब चीज़ें उसमें बीच में आती है। और इस सब बात का सबको मैंने इसलिए कहा कि मैं एक शॉर्ट फॉर्म में यही कहा कि आखिरी डिसिप्लिन एक्शन हाईकमांड को लेने का रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। चलिए, आप ज्यादा नहीं बोलना चाहते, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, देखते हैं कि कब होगा। चलिए इतना बता दीजिए, अघाड़ी है या नहीं है? अघाड़ी का बात ऐसा है कि कांग्रेस, आपको पता होगा कि एक विपरीत परिस्थिति में महाराष्ट्र में सरकार बनी थी और ऐसे समय में हमारी नेता सोनिया जी ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हाँ बोली थी और कांग्रेस ने अपनी पूरी दोस्ती निभाने का काम किया। उनके दलों में जो प्रॉब्लम हुआ उसी आधार पर महाराष्ट्र में सरकार गिरी है। कांग्रेस उनके साथ है, अगर वो रहना है कि नहीं रहना उनका इशू है।
चुनाव अकेले लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे? खासकर मुंबई और ठाणे की बात करूं तो देखो, हमने लास्ट टाइम नगर पंचायत के चुनाव हुए थे जब सरकार थी महाराष्ट्र में, तब हम लोगों ने इंडिविजुअल, सभी दलों ने इंडिविजुअल चुनाव लड़े थे और कांग्रेस को अच्छा वोट उसमें मिला था और 4 नंबर का पार्टी 2 नंबर पार्टी खड़ा हो गया वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि अभी भी जहाँ लोकल ये सब लोगों का, कार्यकर्ता नेताओं का आइडिया लेकर प्लान करेंगे, अभी कोई डिसाइड नहीं किया है। आपने कहा कि 4 नंबर की पार्टी आपकी 2 नंबर की हो गई थी। मैं मुंबई और ठाणे बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और जल्दी ही यहाँ जो है नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। नहीं, हम लोग, हमारा ऑलरेडी वहाँ कई साल ठाणे में और मुंबई में भी कांग्रेस के मेयर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत का इशू नहीं है। वहाँ पर भी हम लड़ाई जीतेंगे। अगर जब अलायंस का जब पिक्चर वहाँ लोकल लेवल पर डिसाइड नहीं होगा तो अकेले भरोसे भी हम वहाँ चुनाव जीतकर हम लोगों को जीतने का मौका है। नाना पटोले साहब, आप विधानसभा के अध्यक्ष थे, आपने इस्तीफा क्यों दिया? यदि आप स्पीकर होते तो शायद आज ऐसी स्थिति नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। और किसने कहा था आपको रिजाइन करने के लिए? हाँ, देखो, हम लोगों ने विधानसभा और पार्लियामेंट का जो असेंबली और पार्लियामेंट का जो सब्जेक्ट है वो हाईकमांड के लेवल पर डिसीजन होगा। कांग्रेस ने और सभी दलों ने महाराष्ट्र में डिक्लेयर किया था कि लोकल बॉडीज इलेक्शन ये खुद के भरोसे लड़ने का, एक इंडिपेंडेंट लड़ने का एक प्लान बनाया था। उसके आधार पर जो इलेक्शन बीच में हुए थे उसमें सभी दलों ने अपने अपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। मैं ये जानना चाह रहा था सर, स्पीकर के बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि स्पीकर थे आप, आपने क्यों इस्तीफा दिया? बहुत सारे लोग का ये मानना है कि यदि आप स्पीकर होते तो आज ये हालत नहीं होती। तो मेरे लिए वो मेरे काम का जो मैंने 1 साल मैं असेंबली का स्पीकर रहने का मुझे मौका मिला और जिस तरह से जिस रूल के आधार पर हमने असेंबली को चलाया था उसको लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। और आज अपोजिशन भी हो या हमारे साथ वाले भी हो, वो बोलते कि आप रहते तो ये नौबत नहीं आती। मुझे ये सवाल है कि मैं तो कोई अपने घर का कानून नहीं, जो अधिकार मुझे मिले हैं वो उसी अधिकार के आधार पे हमने किया रहता, लेकिन बाकी क्यों नहीं कर सके ये भी सब्जेक्ट यहाँ पे सामने आता है। लेकिन मेरे पार्टी हाईकमांड ने मेरे को जो जवाबदारी मेरे को दी है, उन्होंने कहा कि आप स्पीकर का रिजाइन कर आपको पीसीसी बनना है, पार्टी का अध्यक्ष बनना है महाराष्ट्र का, और पार्टी का आदेश मानकर हमने यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का काम, जवाबदारी हमने ली और 1 साल में पार्टी को आगे ले जाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हमने किया। आखिरी पार्टी सबसे बड़ी महत्व की होती है। आखिरी हमारे ही सहयोगी दल के स्पीकर अभी थे, उन लोगों ने क्यों नहीं उसमें एक्शन ली, ये प्रश्न मेरे सामने भी खड़ा होता है। चलिए, पहली बार ये मालूम चला कि आपको स्पीकर पद से रिजाइन करने के लिए कांग्रेस आला कमान ने कहा था। ढेर सारे लोग इसका जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन आप भी मानते हैं कि आप होते तो आज अघाड़ी भी होती और आपकी सरकार भी होती। नहीं, सरकार रही थी, उसमें क्या इजी मामला था। जो हमारा शेड्यूल 10 जो है वो शेड्यूल 10 के आधार पर पार्टी विरोधी कार्रवाई के आधार, पक्षांतर विरोधी जो कायदा है हमारा, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, उसके आधार पर हम लोग एक्शन ले सकते थे शेड्यूल 10 के आधार पर। तो मुझे लगता है कि संविधान में हमारे लिए जो अधिकार बनाए गए थे वो अधिकार का यूज करके हमें कर सकते थे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं थी। एकनाथ शिंदे सरकार के बारे में क्या कहेंगे? वो मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई को जो फैसला आने वाला है तब तक इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? ये देखो, ये सरकार जिस तरह से बनी हुई है, तोड़ के बनी हुई है, जोड़ तोड़ का राजकारण बीजेपी जो कर रही है पूरे देश में, इसको तोड़ो उसको तोड़ो और उसमें अपनी सत्ता की रोटी सेको, जो बीजेपी का काम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये शिवसेना का अस्तित्व महाराष्ट्र से ख़त्म करने के लिए ये प्लान बीजेपी ने बनाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और वो आने वाले दिनों में सच भी हो सकता है, वो जो दिखेगा जब लोगों के सामने, तो वो सच भी हो सकता है जो मुझे आज लग रहा है। तो मुझे ये लगता है कि
ये सरकार ज़्यादा दिन की नहीं रहेगी, ये 6 महीने साल भर में ये सरकार नीचे गिरेगी, क्योंकि इनकी जो टीम है, जो जोड़ तोड़ का राजकारण 50 एमएलए का किया गया है, वो ज़्यादा समय ये टिका नहीं सकेंगे, ऐसी परिस्थिति लगती है। और हमें तो लगता है कि ये सरकार चलना चाहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये सरकार अपने किए पे ही वो गिरेगी, हमें गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, एक सवाल अमरावती के बारे में आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा। वहाँ जो हत्या हुई, उसका जो मुख्य आरोपी है, उसकी कई तस्वीरें जो अमरावती के सांसद हैं उनके साथ हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हालांकि नवनीत राणा ने कहा कि वो उनका उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस जो आरोपी है उन्होंने उनके लिए प्रचार किया था। देखो, निपुल शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से पूरे दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में ये तहलका हुआ, तब केंद्र की सरकार जागी। तब तक तो केंद्र की सरकार इस धर्म को गाली दो, उस धर्म को गाली दो, उसी पे अपना राजनीति करो, और अपनी जो गलतियां जो देश बेचने की रोज कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, ऊपर से अग्निपथ जैसे योजना लाकर फौज में भी हमारे युवाओं को बर्बाद करने की व्यवस्था बना रही है। देश की सीमा सुरक्षित नहीं है, किसान आज तकलीफ में आ चुका है, और ये व्यवस्था को छुपाने के लिए इस तरह की डाइवर्शन करने का ये जो प्लान बीजेपी ने बनाया है, उसी का आधार है कि जो राजस्थान में आपने देखा होगा कि जो छपड़ा आदमी है, जो जिसने ये घटना की है, वो ताहिर नाम का, जो क्या नाम का था, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। ये भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे नवनीत राणा का कार्यकर्ता मिला। तो एक सोची समझी चाल जो है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को तोड़ो और उसमें सत्ता कर लो, यही जो प्लानिंग बीजेपी ने किया है, उसी का दर्शन पूरा देश भुगत रहा है। और उसके परिणाम दुनिया में, दुनिया के 26 देशों ने अपने देशों के ऊपर बहिष्कार डालना, अपने देशों का अनाज हो वो नहीं लेने का, सब्जी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ऐसा बैन करना, ये पहली बार हमारे हिंदुस्तान को ये परिणाम बीजेपी की इस करतूत के वजह से, केंद्र के नरेंद्र मोदी के करतूत के वजह से हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। और हमें आंखें दिखा रही है, जो देश दुनिया के हमारे सामने आंख खड़ी कर नहीं सकते थे, वो देश हमें आंखें दिखा रही है। या हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत केंद्र की सरकार आके बनकर हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है। चलते चलते एक अंतिम सवाल एक बार फिर से जाना चाहूँगा उसी सवाल पे। आपने कहा कि जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है या जो विश्वास मत में नहीं आए उन पे कार्रवाई होगी, सीरियस कार्रवाई होगी, लेकिन उसमें एक पूर्व चीफ मिनिस्टर भी हैं, क्या उन पे भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, हाईकमांड ने इसमें सीरियस लिया है, और अब हाईकमांड के हाथ में है, हाईकमांड उसमें क्या डिसीजन लेती है, लेकिन हाईकमांड ने इस मामले को सीरियस लिया है। चलिए, नाना पटोले साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सभी सवालों का एक तरह से अच्छे से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बार बार कहते रहे कि जो विधायक एब्सेंट हुए हैं उन पर धन्यवाद, कार्रवाई करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है छोटे से ब्रेक। और आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो कामयाब नहीं हो पाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी नया नेतृत्व आएगा वो देश को आगे ले जाएगा और वो इस काम में उनका पूरा साथ देंगे। I know that there will be many people who are relieved and perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the breaks. I want to thank Carrie and our children and all the members of my family who have had to put up with so much for so long. I want to thank the peerless British Civil Service for all the help and support that you have given our police, our emergency services, and of course our fantastic NHS, who at critical moment helped to extend my own period in office.